हत्या कर दी। निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो तौसीफ से शादी नहीं करना चाहती थी और तौसीफ उसका लगातार पीछा कर रहा था। और ये वारदात कल उसी कॉलेज के सामने हुई जिस कॉलेज में निकिता पढ़ती थी और आज पूरा देश इस वारदात की चर्चा कर रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। निकिता एक बहुत होनहार छात्रा थी जिसे 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 95% अंक मिले थे। निकिता आईएएस बनने का सपना देखती थी, लेकिन तौसीफ ने निकिता का यह सफर बीच में ही खत्म कर दिया। निकिता के परिवार का आरोप है कि तौसीफ उसे कई वर्षों से परेशान कर रहा था और वो निकिता से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। निकिता के परिवार ने इस बात की शिकायत वर्ष 2018 में पुलिस से भी की थी। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई लड़की शादी करने और धर्म परिवर्तन से इनकार कर दे तो क्या लड़के को लड़की की हत्या का अधिकार मिल जाता है? और यह सब कुछ भारत जैसे देश में हो रहा है, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में हो रहा है। जैसा हमने आपको बताया, संसद भवन से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर यह सब कुछ हो रहा है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और इस खबर का एक एक पहलू आपको बताएंगे। तौसीफ एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है, नेताओं का खानदान है और उनके परिवार का एक सदस्य अब भी हरियाणा के नूंह से कांग्रेस का विधायक है। एक और सदस्य बीएसपी की टिकट पर पिछले चुनाव में चुनाव लड़ चुका है और एक सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। यानी ये एक बड़ा राजनीतिक खानदान है और उस खानदान का ये सपूत है जिसने ये काम किया है। शायद यही वजह है कि हाथरस जाकर राजनीतिक पर्यटन करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस हत्याकांड पर पूरी तरह से चुप हैं, क्योंकि इस खानदान के तार उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनकी चुप्पी का राज आरोपी के नाम में भी छिपा हुआ है। इसलिए आज हम इस मामले पर नेताओं की खामोशी से पर्दा उठाएंगे। निकिता की हत्या करने के बाद तौसीफ हरियाणा के मेवात में जाकर छिप गया। इसका घर भी वहीं पर है। मेवात हरियाणा का वो इलाका है जहां रहने वाले लोग अक्सर धार्मिक उन्माद की शिकायत करते हैं और वहां हमारे देश की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी माइनॉरिटी की तरह रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहरों की चमक दमक से 60 किलोमीटर दूर मेवात तक पहुंचकर अपराध और कट्टरपंथ के अंधेरे में यह पूरी चमक दमक बदल जाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि मेवात में रहना क्या होता है, मेवात के लोग कितने परेशान हैं एक खास धर्म से, और हम यह भी बताएंगे कि क्या निकिता की हत्या के लिए यही मेवात मॉडल जिम्मेदार है। तो मेवात मॉडल आज हम पूरे देश के सामने रखेंगे। बुरी तो बहुत लगेगी बहुत सारे लोगों को यह बात, लेकिन आज सच बोलने का दिन है। और आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से आई है, जहां कल दुर्गा पूजा के जुलूस पर पुलिस ने अचानक लाठियां बरसानी शुरू कर दी और इस दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से गोली नहीं चलाई गई, जबकि वहां मौजूद जनता का कहना है कि गोली पुलिस ने ही चलाई है। इस इलाके में कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले इस खबर ने एक धार्मिक रंग ले लिया है। इसलिए आज आपको इस घटना की भी पूरी सच्चाई जाननी चाहिए और ये दोनों घटनाएं देखने के बाद आपको लगेगा कि भारत में आखिर हो क्या रहा है। और आखिर में हम आपको भारत ही नहीं पृथ्वी से भी बहुत दूर लेकर चलेंगे। हम आपको चंद्रमा से आई एक अच्छी खबर दिखाएंगे। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार चंद्रमा के उस हिस्से में पानी खोजने का दावा किया है जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है। यह खोज कैसे चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, यह भी आज आपको जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। छात्रा की कल उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी तौसीफ ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि उसने निकिता को इसलिए मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस निकिता और तौसीफ की कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। घटना के विरोध में निकिता के परिवार ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। परिवार ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के लिए निकिता की हत्या हुई।
2018 में भी वो उस पर प्रेशर बनाता था कि धर्म परिवर्तन कर ले, शादी का प्रेशर बनाता था जब उसे ले गया था किडनैप करके। और अब भी सर वो गाड़ी से निकलते ही उससे धर्म परिवर्तन के लिए उसने फोर्स किया उसको, जब वो नहीं मानी तो उसने उसे गोली मार दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फरीदाबाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। परिवार ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट के लिए कहा था, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट के लिए परिवार को आश्वासन दे दिया है और इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल की बात कही है, उसके लिए भी हम लोग उनको विश्वास दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निकिता तोमर की हत्या के मामले में संज्ञान लिया है और हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या को विश्व हिंदू परिषद ने जिहादी मानसिकता बताया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए धर्मांतरण के लिए कानून बनाने की मांग की है। हरियाणा में जब तक धर्मांतरण पर कानून नहीं आएगा, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून में उचित संशोधन नहीं होंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए महिला सुरक्षा के बदहाल होने का आरोप लगाया है। चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, देश के किसी भी राज्य में हो, मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी भी आरोपी के अंदर नहीं है। ये बात तय है, महिला सुरक्षा पे ये सरकार बिल्कुल विफल है। बीजेपी ने भरोसा जताया है कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। जांच के बाद जो भी इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी और सर परिवार को न्याय मिलेगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उसको दंडित किया जाएगा सरकार द्वारा, ये पक्की बात है। आप क्या काम करती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश रेहड़ी पटरी वालों के श्रम का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत मदद पाने वाले उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यही हमारे देश की ताकत है। इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घपले घोटाले करने वालों ने बेईमानी का सारा ठीकरा गरीबों के सर फोड़ने की कोशिश की। राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी। खुद घपले घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि समय से कर्ज अदायगी पर 7% की ब्याज से छूट मिलेगी और डिजिटल लेन देन में 100 रुपए प्रतिमाह कैशबैक के रूप में मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि घोटालों वाले दौर को देश पीछे छोड़ चुका है। डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का वंशवाद दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती बन गया है। बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है। ये चुनौती है भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का ये वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर देता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। हालांकि खेती के लिए जमीन खरीदने पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि भूमि जो है वो किसानों के लिए आरक्षित रखी गई है, कोई इसमें बाहरी नहीं आने वाला। जो इंडस्ट्रियल एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जरूर हम चाहते हैं यहाँ भी देश
की तरह, देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अच्छी इंडस्ट्री आवे, ताकि यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो और युवाओं को रोजगार मिले। हालांकि इस नए आदेश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है। आज का डीएनए निकिता तोमर और उनके जैसी हमारे देश की करोड़ों बेटियों और महिलाओं के नाम हैं, जो इस खौफ में जीती रहती हैं कि अगर उन्होंने कभी किसी लड़के से, कभी किसी पुरुष से शादी करने से या फिर दोस्ती करने से भी इनकार कर दिया तो वो लड़का उनकी हत्या से लेकर बलात्कार तक कुछ भी कर सकता है। खास तौर पर अगर लड़का एक कट्टरपंथी विचारधारा का हुआ तो इन महिलाओं को, लड़कियों को खतरा और भी बढ़ जाता है, जैसा कि फरीदाबाद में देखने को मिला है। 23 अप्रैल 1931 को महात्मा गांधी का एक लेख यंग इंडिया नामक मैगजीन में छपा था। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि दूसरों के धर्म को कम करके नहीं आंकना चाहिए और किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करना बीमार मानसिकता की पहचान है। इसी बीमार मानसिकता ने देश की राजधानी दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 20 साल की कॉलेज की एक लड़की की जान ले ली और इस लड़की का नाम है निकिता तोमर। आज आपको यह नाम याद हो जाना चाहिए और जैसा हमने आपको कहा, आज का डीएनए निकिता तोमर के नाम है। और निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तौसीफ नाम के एक लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था, धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। तौसीफ 21 साल का लड़का है। पिछले कई वर्षों से निकिता से एक तरफा प्यार करता था और वो पहले भी कई बार निकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था और अक्सर उसका पीछा किया करता था, जैसा कि आप भारत जैसे देश में अक्सर देखते रहते हैं। आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में भी अक्सर ऐसा होता रहता होगा। आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन आप असहाय महसूस करते होंगे और चुपचाप ये सब कुछ सहन करते रहते होंगे। पुलिस के पास जाते होंगे तो पुलिस भी आपको समझा बुझाकर वापस भेज देती होगी और नेताओं के पास अगर आप जाएंगे, मंत्रियों के पास आप जाएंगे तो हमारे देश के नेता और मंत्री एक खास धर्म के लोगों के साथ ज्यादा कोई एक्शन उनके खिलाफ लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस्लामोफोबिया के साथ जोड़कर देखा जाने लगेगा और इससे उनकी धर्मनिरपेक्षता वाली जो छवि है उसे नुकसान पहुंचेगा। और धर्मनिरपेक्ष बनना, सेकुलर बनना आजकल का सबसे बड़ा फैशनेबल टैग है। कल यानी सोमवार को यह एक तरफा प्यार उस समय मर्डर में बदल गया जब तौसीफ और उसके दोस्त रेहान ने कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही निकिता को सड़क पर सरेआम गोली मार दी। इस समय आप इसी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। गाड़ी में ये दोनों लड़के निकिता का इंतजार कर रहे हैं। निकिता जैसे ही आती है, ये लड़के बाहर निकलते हैं और उसके बाद पहले निकिता का अपहरण करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब देखिए, आपको फ्रेम में निकिता दिखाई दे रही है। निकिता के साथ जबरदस्ती की जा रही है। निकिता को यह लड़का गाड़ी में ले जाना चाहता है। निकिता भागने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है और इस दौरान इस लड़के ने निकिता को गोली मार दी। यह वारदात हरियाणा में बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के पास की है। आप देख सकते हैं, सफेद रंग की गाड़ी के पास दो लड़के खड़े हैं। जिस लड़के ने चेक वाली शर्ट पहनकर रखी है, यही मुख्य आरोपी तौसीफ है, जबकि काले रंग की टी शर्ट में जो लड़का आप देख रहे हैं वो तौसीफ का दोस्त रेहान है। ये दोनों आरोपी कुछ देर तक निकिता के कॉलेज से बाहर आने का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही निकिता अपनी एक सहेली के साथ इस सड़क से गुजरती है तो तौसीफ उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है। निकिता खुद को बचाने की कोशिश करती है, वहां से भागना चाहती है और गाड़ी से दूर भागने लगती है, लेकिन तभी तौसीफ निकिता के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है।
इसके बाद तौसीफ का दोस्त रेहान फटाफट ड्राइविंग सीट पर बैठता है और दोनों मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क पर कोई है नहीं, सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं, सड़क पर लोग मौजूद हैं, लेकिन इस भारत देश में, इस हरियाणा के बल्लभगढ़ में कोई भी आदमी ये हिम्मत नहीं दिखा पाया कि वो निकिता की जान बचा सके या फिर इन लड़कों को पकड़ सके। हमारे देश में अपने आप को शूरवीर समझने वाले लोग तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन इस सड़क पर खुलेआम कोई भी आदमी निकिता को बचाने के लिए नहीं आया। लोग अपने काम से काम रख रहे थे, सीधे वहां से निकल गए, कुछ लोग भाग गए और सबको लगा यह हमारा काम नहीं है और एक 20 साल की लड़की की सरेआम सड़क पर उसके कॉलेज के सामने हत्या कर दी गई। बचाने वाला कोई नहीं। निकिता अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रहती है और ग्रेजुएशन करके एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखती थी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उससे एक तरफा प्यार करने वाले तौसीफ ने उसकी जान ले ली और एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। यह वारदात हमारे देश की संसद से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि इस देश की संसद में बनने वाले तमाम कानून भी देश की एक बेटी को बचाने के लिए काफी नहीं है। इस घटना के बाद निकिता के परिवार और रिश्तेदारों ने उनके घर के पास की सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लगा दिया और प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। जब यह सब कुछ हो रहा था, इसी बीच तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ हरियाणा के मेवात में एक गांव में जाकर छिप गया, लेकिन पुलिस इन दोनों की पहचान कर चुकी थी। तब तक पुलिस ने पहले मेवात से मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार किया और फिर कुछ घंटों के बाद इस मर्डर में शामिल दूसरे आरोपी रेहान को भी मेवात के रेवासन गांव से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी बात यह है, इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों लड़के कहां मिले ये आप नोट कर लीजिए। दोनों लड़के मेवात में जाकर छुप गए, मेवात से मिले हैं। मेवात का क्या कनेक्शन है हम आपको बताएंगे। हरियाणा का मेवात का इलाका इस पूरी कहानी के केंद्र में है, इसलिए आप इस नाम को अभी नोट करके रख लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि तौसीफ ने निकिता के साथ जो किया उसमें मेवात मॉडल की क्या भूमिका है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि निकिता के परिवार का इस हत्याकांड पर क्या कहना है। एक बिखरा हुआ परिवार जिसकी बेटी की हत्या सरेआम इस तरह कॉलेज के ठीक सामने हो जाती है, वो क्या कहेगा। जब जी न्यूज की टीम फरीदाबाद पहुंची और हमारी टीम ने निकिता के परिवार से बात की तो परिवार ने आरोप लगाए कि यह मामला लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ा है, क्योंकि आरोपी तौसीफ निकिता से शादी करके उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इस हत्याकांड पर निकिता के परिवार ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे 2018 से ही, यानी आज से 2 साल पहले से ही तौसीफ निकिता का पीछा करता रहा है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। शुरुआत 2018 से हुई। वो उसको परेशान करता था, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए फोर्सफुली परेशान करता था। 2018 में उसने उसका अपहरण किया। हमने एफआईआर कराई, पुलिस वालों ने उसी दिन उनको गिरफ्तार किया उसको, और तुरंत फिर बैठ के हमने पंचों में फैसला कर लिया था। क्योंकि लड़की की बात है, उसके घर वालों ने भी माफी मांगी थी, तो हमने फैसला कर लिया था कि भाई आगे से नहीं करेगा। हमने भी सोचा लड़की की बात है, ज्यादा ना उछले तो सही है। अब 2 साल से कोई का वो नहीं। अब वो कॉलेज पे आया, मैं लेने जा रहा था उसको, कॉलेज पे आया, उसको जबरन बोलता शादी करेगी नहीं, धर्म परिवर्तन करेगी नहीं। उसने मना कर दिया तो वो जबरन उसको गाड़ी में बिठाने लग गया। जब उसको नहीं बिठा पाया तो उसने उसको गोली मार दी। फोन किया था कि मुझे तेरे से शादी करनी है और तू मुस्लिम बन और मेरे साथ शादी कर ले फटाफट। इस लड़की ने उसको मना कर दिया। अब ये एग्जाम दे के 3:30 बजे बाहर निकली है, 2 लड़कों ने गाड़ी सामने लगाई है और उसने आके कहा कि तू मुस्लिम बन रही है, शादी कर रही है, मेरे से नहीं कर रही है। इसने कह दिया कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे शादी वादी तेरे से नहीं करनी है। उसने तुरंत इसको अपहरण की कोशिश की। जब अपहरण में नाकामयाब हो गया तो गोली मार के और इसने तुरंत ही उसको हत्या कर दिया हमारे बेटे की। इस हत्याकांड को लेकर दायर की गई एफआईआर की कॉपी इस समय मेरे हाथ में है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तौसीफ पहले भी निकिता को परेशान किया करता था। ये एफआईआर
2018 की है और मैं आपको आज वो एफआईआर पढ़कर सुनाऊंगा। आज की भी सुनाऊंगा और पुरानी भी सुनाऊंगा। आज की एफआईआर में लिखा है, मुझे पता चला कि निकिता को गन पॉइंट पर गाड़ी में बैठाकर ले जाना चाहते थे। निकिता तोमर ने इस बात का विरोध किया तो इन दोनों लड़कों में से एक ने निकिता को देसी कट्टे से गोली मार दी। ये लड़की के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है। तौसीफ पहले भी उसे परेशान करता था, इसी रंजिश को रखते हुए उसने गोली मारी है। मेरे भाई तरुण मेरी बहन को इलाज के लिए मानवता हॉस्पिटल बल्लभगढ़ ले आया, जहां पर इलाज के दौरान मेरी बहन निकिता तोमर की मौत हो गई। मेरी बहन निकिता तोमर को रंजिश रखते हुए तौसीफ व अन्य एक लड़के ने गोली मारकर हत्या की है। इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये निकिता के भाई ने आज अपना बयान दिया है और ये आज की एफआईआर है। लेकिन इस एफआईआर के अलावा एक एफआईआर और भी है जिस पर आपको आज नजर डालनी चाहिए। यह पहली एफआईआर नहीं है। वर्ष 2018 में निकिता के परिवार ने तौसीफ के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवाई थी और उस एफआईआर की कॉपी भी इस समय मेरे हाथ में है। 2 अगस्त 2018 को दर्ज की गई इस एफआईआर में निकिता के परिवार ने तौसीफ पर निकिता के अपहरण का साफ साफ खुलकर आरोप लगाया है। इस एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है और उसमें पूरी कहानी बताई हुई है कि कैसे तौसीफ जो है वो निकिता के साथ जबरदस्ती कर रहा है और तौसीफ उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस एफआईआर में सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि मेरे पास निकिता का फोन आया। उनके पिता ये कह रहे हैं, उसने बताया कि मुझे जबरदस्ती तौसीफ, जिसका फोन नंबर फिर आगे फोन नंबर लिखा हुआ है, वो घबराई हुई थी। उसने मुझे कहा कि मेरे घर वालों को बता देना। इसके बाद मैंने मेरी लड़की का फोन नंबर मिलाया लेकिन स्विच ऑफ मिला और मेरी लड़की निकिता का तौसीफ नाम के एक लड़के ने अपहरण कर लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैंने बहुत उसको खोजा लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला है। ये निकिता के परिवार ने 2018 में 2/8/2018 की इसमें तिथि है, एफआईआर दर्ज कराई थी। फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ सिटी है, जिला है फरीदाबाद। और आप सोचिए, इस सब के बावजूद इस देश के कानून कितने भी बना लीजिए, इस लड़की को नहीं बचा पाए। इस देश की पुलिस इस लड़की को नहीं बचा पाई। इस देश की बड़ी बड़ी अदालतें इस लड़की को नहीं बचा पाए। इस देश का समाज इस लड़की को नहीं बचा पाया। अड़ोस पड़ोस के लोग जितने भी बड़ी बड़ी बातें करते हों, किसी ने इस लड़की की जान नहीं बचाई और आखिरकार इस लड़की की खुलेआम हत्या हो गई। तो फिर आप सोचिए, यह कानून बनाकर क्या फायदा? पुलिस की बड़ी बड़ी बातों से क्या फायदा? समाज की बड़ी बड़ी बातों से क्या फायदा? और यह ऐसा नहीं है कि यह बात किसी के संज्ञान में नहीं थी। यह बात 2 साल से पुलिस के संज्ञान में थी, लेकिन इसके बाद भी तौसीफ ने निकिता को परेशान करना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। वो जानता था कानून कागजों में रखे रह जाएंगे। वो जानता था अदालतें कुछ नहीं कर पाएंगी। वो ये भी जानता था कि यह समाज भी इस लड़की को मुझसे बचा नहीं पाएगा, और हुआ भी यही। निकिता की हत्या कल हो गई। निकिता तोमर एक बहुत होनहार छात्रा थी और इस साल 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 95% अंक मिले थे। निकिता कॉलेज में आखिरी वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। इस साल अगर जिंदा रहती तो कॉलेज से निकल जाती और वो भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन तौसीफ ने निकिता और उसके परिवार के सारे सपनों को तोड़ दिया, कॉलेज से पास होने ही नहीं दिया। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है, मीडिया में उसे बहुत हेडलाइन मिल जाती हैं, तो पुलिस अक्सर ऐसे ही किया करती है, एक एसआईटी बना देती है और मामले को ठंडा कर देती है। और यह पता लगाने की अब कोशिश कर रही है पुलिस कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन अब तक जो कुछ सामने आया है और निकिता के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, उनसे यही लगता है कि तौसीफ न सिर्फ निकिता को लगातार परेशान कर रहा था, बल्कि वो उसका धर्म परिवर्तन भी कराना चाहता था। निकिता ने इससे इनकार किया और उसे अपनी जान देकर इस इनकार की कीमत
चुकानी पड़ी। एक शब्द है लव जिहाद, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लव जिहाद अपनी जुबान पर लाना भी इस देश में बहुत खतरनाक बात मानी जाती है। अगर आपने लव जिहाद का नाम भी ले लिया तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस देश के बड़े बड़े कट्टरपंथी लोग, एनजीओ, वकील, बुद्धिजीवी, पत्रकार भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर यह शब्द मुंह से भी निकाल दिया तो। लेकिन अब आप खुद सोचिए, यह होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अदालतें भी कई बार ऐसा कह चुकी हैं, पुलिस भी कई बार अपनी इन्वेस्टिगेशन में कह चुकी हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ये जो हुआ है आपके सामने, इसे आप क्या कहेंगे? आज शाम निकिता का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर एक तरफा एजेंडे की हमारे देश में पोल खोल कर रख दी है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके कुछ दिनों के बाद लड़की की मौत हो गई थी। उस मामले में देश भर के बड़े बड़े नेताओं ने पीड़ित और आरोपियों की जाति ढूंढ ली थी, क्योंकि पीड़ित दलित थी और आरोपी ऊंची जाति के थे। इसलिए तमाम नेताओं ने हाथरस में अपनी राजनीति की दुकानें सजा ली थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक पर्यटन करने के लिए हाथरस पहुंच गए थे। खूब सारे कैमरे लेकर उन्होंने खूब अपने वीडियोस बनवाए थे, फोटो खिंचवाई थी, वहां पर बयानबाजी की थी और जबरदस्त नंबर बनाने की कोशिश की थी। उस समय आपको याद होगा। लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल खामोश हैं, निकिता की हत्या पर पूरी तरह से चुप हैं। उनकी इस चुप्पी का राज तौसीफ के नाम में छिपा हुआ है और तौसीफ के राजनीतिक कनेक्शंस में इस खामोशी का राज छुपा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तौसीफ के चचेरे भाई हरियाणा के नूंह से इसी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो अपनी खुद की घर की पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, उसी कांग्रेस के विधायक हैं जिनका नाम है आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। उस परिवार से आता है यह हत्यारा लड़का। आफ्ताब के पिता खुर्शीद अहमद भी कांग्रेस पार्टी से, इसी कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से 5 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। खुर्शीद अहमद 3 बार हरियाणा की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आफ्ताब के दादा चौधरी कबीर अहमद भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि तौसीफ के एक चाचा जावेद अहमद ने हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की टिकट पर सोहना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। अब आपको समझ में आ रहा है कि 2018 में यह एफआईआर होने के बाद भी इस लड़के तौसीफ की हिम्मत इतनी क्यों बढ़ी हुई थी। इस लड़के को कैसे यह पूरा यकीन था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कैसे उसका यह यकीन था कि वो इस लड़की की हत्या कर देगा खुलेआम और उसके बाद भी बचकर निकल जाएगा। अब आपको समझ में आया वो कितने बड़े राजनीतिक खानदान से संबंध रखता है। तौसीफ एक बड़े राजनीतिक खानदान से आता है और बड़े बड़े नेताओं की चुप्पी का राज उसके इसी राजनीतिक कनेक्शन और उसके इसी नाम में छिपा हुआ है। हाथरस की बेटी को न्याय किसी भी कीमत पर मिलना ही चाहिए, लेकिन उसी न्याय की हकदार निकिता और हमारे देश की ऐसी करोड़ों बेटियां और महिलाएं भी हैं। निकिता लव जिहाद की शिकार हुई। मैं बोल देता हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यह शब्द मैं बोल देता हूं अपने मुंह से, और हम तैयार हैं अदालतों में चक्कर लगाने के लिए, थानों के चक्कर लगाने के लिए। अगर सच कहने का यही परिणाम होता है तो वो लव जिहाद का शिकार हुई है या फिर तौसीफ ने उसे एक तरफा प्यार में असफल होने की वजह से मारा है। इसका पता लगाने के लिए आज हमें पता नहीं पुलिस क्या करेगी, लेकिन मीडिया को ऐसे में अपना काम जरूर करना चाहिए। और आज जी न्यूज के पत्रकार, जी न्यूज की टीम फरीदाबाद से लेकर मेवात तक पहुंच चुकी है। पुलिस छोड़ भी देगी, लेकिन हमारी जो टीम है जी न्यूज की, वो आप तक एक एक जानकारी पहुंचाकर रहेगी और उसके बाद पुलिस भी बचा नहीं पाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की खामोशी भी इस लड़के को बचा नहीं पाएगी। हमारी अब तक की पड़ताल में क्या सामने आया है उस पर आप हमारी आज ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठकर सीधे बात करने में यकीन नहीं रखते। हम जमीन पर जाते हैं
और वहां से रिपोर्टिंग करके लाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या हरियाणा का मेवात अब लव जिहाद और हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन की सबसे उपजाऊ भूमि बन चुका है। जैसे लड़की को गोली मारी है, गोली के बदले गोली, हम गोली मारेंगे उसे। जैसे मेरी बेटी को गोली मारी, उसको भी सामने मेरा खड़ा करके एनकाउंटर करे। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ हुआ है कि अन्य किसी और की बेटी के साथ कभी ना हो। ये मर्डर का मामला नहीं है, लव जिहाद का मामला है जी। जिस देश में बेटियों को देवी मानकर पूजा की जाती है, उसी देश में धर्म बदलने से मना करने पर एक होनहार बेटी की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये निकिता तोमर की अंतिम तस्वीरें हैं। यहाँ तौसीफ और रेहान मिलकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं और जब निकिता इस जबरदस्ती का विरोध करती है तो उसे गोली मार देते हैं। यहाँ निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तौसीफ से शादी करने और अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था। धर्म परिवर्तन करवाने की कह रहा था कि शादी के मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की मना कर रही थी कि इज्जत के खिलाफ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। और वीडियो में भी दिख रहा है कि वो बहुत बचने की कोशिश कर रही थी, बहुत भाग रही थी इधर उधर। लेकिन जब वो जबरदस्ती नहीं कर पाया, उसके साथ नहीं बैठा पाया और नहीं अपहरण कर पाया उसका, तो उसने गोली मार दी उसको। निकिता के परिवार के मुताबिक उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद की मजहबी साजिश के लिए हुई है। यानी ये सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला नहीं है, यहाँ एक हिंदू बेटी की हत्या धर्म परिवर्तन के लिए की गई है। इसलिए अब हैदराबाद मॉडल की तर्ज पर निकिता के आरोपियों को सजा देने की मांग हो रही है। मैं चाहता हूं जैसे उसने मेरी बहन को भगा के गोली मारी है, ऐसी उसको रोड पे दौड़ा दौड़ा के गोली मारी जाए, ताकि किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। उसने सर हमें यही बताया था कि ये जबरन इसको ले जा रहा था, इससे शादी की बोल रहा था, धर्म परिवर्तन की बोल रहा था। ये सर प्रॉपर जब जिहाद का केस है। 2 साल पहले परेशान किया था उसने। इसने लड़कियों को पहले भी परेशान किया था, परेशान किया 2018 में। पुलिस को बताया था क्या? FIR करी थी हमने। लव जिहाद का केस है। 2018 से ये लड़का इसका पीछा कर रहा है। एक बार इसने पहले भी किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय लोक लाज की वजह से घर वालों ने उन्होंने माफी मांग करके वो रफादफा हो गया। हालांकि इस मजहबी साजिश की शुरुआत आज से 2 वर्ष पहले साल 2018 में ही हो गई थी। तब इसी तौसीफ ने निकिता का अपहरण किया था, लेकिन समाज के कलंक के डर से तब निकिता के परिवार ने समझौता कर लिया था और यही उनसे एक बड़ी गलती हो गई। ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। हरियाणा पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ को कल रात ही गिरफ्तार कर लिया था और दूसरे आरोपी रेहान की गिरफ्तारी आज निकिता के परिवार वालों के विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। प्रदर्शनकारियों ने आज दिल्ली मथुरा हाईवे को जाम कर दिया। फरीदाबाद में जो बेटी का परिवार है जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार के साथ तमाम लोग अब यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। इस हाईवे को जाम किया हुआ है। ये मेन हाईवे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार वाले बैठे हुए हैं। आपसे ये कहना चाहती हूं, जो ये केस कल हुआ उस पे ये तो आप लोग मानोगे कि इमीडिएट एक्शन हमारी पुलिस ने लिया, इसमें मेरा सपोर्ट है। हाँ यार SIT बनाया इसके ऊपर और एक राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच करेंगे और तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करके, जिसमें वीडियो फुटेज भी है और चश्मदीद गवाह भी हैं और जितने डिजिटल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, सबको इकट्ठा करके हम एक मजबूत केस बनाएंगे, पैरवी करेंगे और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। हरियाणा पुलिस ने इस हत्या की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। हालांकि निकिता का परिवार आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। निकिता तोमर के भाई का दावा है कि राजनीतिक दबाव के कारण इस मामले के आरोपियों को मदद मिल सकती है। आफ्ताब अहमद विधायक का भतीजा है, पावरफुल आदमी, पूरा पॉलिटिकल प्रेशर है। आफ्ताब अहमद कौन है? विधायक है आफ्ताब अहमद और पूरा पॉलिटिकल प्रेशर है जी। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और एक बेटी की हत्या पर हो रही ये सियासत भी देश देख रहा है। पर इस सरकार के आने के बाद देश में महिला सुरक्षा का और बदहाल हुआ है।
चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, देश के किसी भी राज्य में हो, मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी भी आरोपी के अंदर नहीं है। ये बात तय है। महिला सुरक्षा पे ये सरकार बिल्कुल विफल है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। अगर यही बेटी किसी मुस्लिम की होती तो हमारे पूरे देश हिल जाता और वहाँ पे तुरंत राहुल गांधी आ जाते, वहाँ पे कांग्रेस आ जाती, वहाँ पे वीरेंद्र करात आ जाते, खट्टर साहब तक आके हमारे असौटी गांव में 1 करोड़ रुपए दे के गए थे उसको। हालांकि देश के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तर्क देंगे कि भारत में लव जिहाद जैसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ सवाल उस मजहबी कट्टरता का है जिसमें कभी बल्लभगढ़ में निकिता तोमर तो कभी दिल्ली में राहुल की हत्या कर दी जाती है, बीच सड़क पर जान ले ली जाती है। और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग और बुद्धिजीवी पत्रकार सिर्फ उन्हीं मुद्दों की बात करता है जो उनके एजेंडे को पूरा करती है। फरीदाबाद से विशाल पांडे, नीरज गौड़ और अमन चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसा हमने आपको बताया कि जी न्यूज के रिपोर्टर्स लगातार आज ग्राउंड पर हैं। हर लोकेशन पर जी न्यूज के रिपोर्टर इस समय मौजूद हैं और हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस समय फरीदाबाद में निकिता तोमर के घर पर मौजूद हैं और विशाल के साथ निकिता के पिता भी हैं और भाई भी हैं। आज इस परिवार की पूरी बात भारत के हर परिवार को सुननी चाहिए। मैं आपको सीधे विशाल के पास लेकर जा रहा हूं। विशाल, इस समय आपको भारत के नहीं दुनिया के करोड़ों लोग सुन रहे हैं। आप निकिता के घर पर हैं। आप हमें बताइए कि इस समय लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, परिवार क्या चाहता है, क्या निकिता की जान बच सकती थी, और इस नाइंसाफी के बारे में भी हमें बताइए और फिर परिवार से भी बात कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए सुधीर जी, यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं। निकिता के पिता, भाई और मामा हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, निकिता की जान क्या बचाई जा सकती थी? हाँ, बचाई जा सकती है। अगर पहले हम इसके जो फैसला ना करते तो आज ये नौबत हमारे साथ, ये घटना आज नहीं घटती। क्या हुआ था 2018 में? 2018 में इस लड़की तौफीक ने इसको किडनैप किया था। इसको फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थी, इसको अरेस्ट कराया था। इसके जो घर वाले और इसके जो वो थे, सबने बरादरी ने सबने जो अपने हमसे माफ़ी मांगी, पैर पकड़े, बोले कि आज के बाद आप, हमारा लड़का आपकी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देगा, नहीं फ़ोन करेगा, नहीं उसका पीछा करेगा। हमें आश्वासन दिया और हमने दोनों समाज के आदमी इकट्ठे, हमने वो फैसला कर लिया लड़की की लोक लाज की वजह से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो तौसीफ है वो उसका ताल्लुकात राजनीतिक घरानों से है, उसके घर में कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं। इसके बारे में क्या जानकारी, क्या आप लोग के ऊपर भी कभी ऐसा कोई दबाव आया? हाँ, उसके जो दादा थे खुर्शीद अहमद थे, वो भी एक साथ कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे। उसके बाद उनका लड़का आफ्ताब है, अब 2 बार से वो एमएलए रह लिया, कांग्रेस परिवहन मंत्री भी रह लिया। उनका कभी 40-50 साल से राजनीतिक परिवार है। वो आफ्ताब एमएलए का वो सगा भतीजा है और ये ऊपर तक इनके रसूखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे इनके संपर्क है। नवीन, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब आप लोग की क्या मांग है? आप भाई हैं, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की को न्याय मिले और ऐसी सख्त से सख्त फांसी की सजा तुरंत हो उसे, जिससे कि दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो जाए, जो ऐसा करने की कभी सोचे भी ना, किसी और बहन बेटी पे कोई हाथ डालने की ऐसा सोचे भी ना। हम यही चाहते हैं। अच्छा, आपसे मेरे दिन में जब बात हुई थी, आपने बताया था कि आप वहाँ पर पहुँच गए थे और आपको गवाह के तौर पर शामिल नहीं किया गया। आपने देखा कि कट्टा फेंक कर तौसीफ भाग रहा है। ये पूरा घटनाक्रम क्या था? सर, मैं वहाँ पे जैसे ही पहुंचा था तो वो कट्टा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया था, डर के मारे, या जैसे भी गिरा हो, और वो गाड़ी लेके फरार हो रहा था। उसके पीछे हमने 2 लड़के भी भेजे स्कूटी पे, लेकिन वो फरार हो चुका था सर। और इतने ही फिर मेरे भाई ने बहन को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया था और हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया था सर। पिताजी हैं निकिता के, अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? आपका दर्द हम समझ सकते हैं, सवाल ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन आपकी मांग क्या है? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, देश से क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि इन जो भी गुनहगार हैं, इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो, जिससे आगे कोई ऐसी वारदात ना हो और लोगों की बेटियां बच सकें। जी, एक तो हमें इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए
और एक बच्चा है, इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो हमारी जो SI गठित हुई उसके हिसाब से हमारे जल्दी से जल्दी उसको पुलिस केस को चालान को तैयार करके कोर्ट में सबमिट किया जाए। कोई नेता आप लोगों के पास पहुंचा यहाँ पर? हमारे पास एक ही नेता आए थे, मूलचंद शर्मा जी आए थे, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, वो आए थे वहाँ जब जीजी रोड में शाम के टाइम। वो आश्वासन दे रहे थे कि हम आपकी जो भी मांग होंगी हम पूरा करेंगे, आपकी सारी कार्रवाई हम पूरी करेंगे। किसी तरह कोई सिटिंग यहाँ के सिटिंग MLA नीरज शर्मा कांग्रेस के, वो नहीं आए अभी तक भी नहीं आए सर। 25-30 घंटे से ऊपर हो चुका है। यहाँ के जो हमारे NIT 86 के MLA नीरज शर्मा, वो अभी तक उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं पूछी हमसे, ना एक बार भी आए देखने, ना हमसे कुछ पूछा, ना एक फोन तक हमको किया है कि क्या स्थिति है, आप लोग ठीक हैं, क्या चाहते हैं आप, कुछ नहीं सर। कांग्रेस से विधायक ये अगर ये इंसिडेंट ना किसी मोमडन के साथ घटी हुई होती तो देश के सभी हर पार्टी का नेता आता और पैसों की बरसात होती। बिल्कुल। सुधीर जी सुनिए, ये लोग जो कह रहे हैं, विशाल, मैं ये चाहता हूं कि आप निकिता के पिता से ये बात करें, क्योंकि मेरे हाथ में अभी उनकी FIR है। वो FIR उन्होंने 2018 में दर्ज कराई थी। पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला था, उसके बाद भी निकिता की जान नहीं बची। तो ऐसा क्यों हुआ? सुधीर जी का सवाल है कि 2018 में जब आप लोगों ने FIR दर्ज कराई, पुलिस के मामले के संज्ञान में पूरा मामला था, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें? क्या तौसीफ पर वक्त रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो जान बचाई जा सकती थी निकिता की? पुलिस ने कार्रवाई करी थी और 2 घंटे के अंदर ही उसको पकड़ लिया था। लेकिन हम लोग डर गए थे कि एक तो उसका पॉलिटिकल रसूख है, दूसरा उनके पास करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। तो हमारे और उनकी तरफ से कुछ लोग आए थे उनके गांव से और उन्होंने माफ़ी मांगी और हमारे भी समाज के लोगों ने आपस में डिस्कस करके इस केस को वहीं पे क्लोज कर दिया था। उसके बाद फिर कभी परेशान किया तौसीफ ने 2018 से लेकर कल तक? इस बीच में नहीं सर, फिर परेशान हमें नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बेटी बता रही थी कि उसके पास फ़ोन आया था कि शादी कर लो मुझसे, धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने कहा था ठीक है, एक बार बात कर लेंगे हम। तो अब इतनी जल्दी ऐसा केस हो गया, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। नहीं तो हम लोग बात भी कर लेते, या हमें डर होता कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम बेशक छोड़ के भी चले जाते। यहाँ से हम अपना दुख कहीं और ही जाकर रह लेते, छोड़ देते इस जगह को। विशाल विशाल आप इनसे ये बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। सुधीर जी विशाल, उनके भाई को बोलने दीजिए, वो बता रहे हैं निकिता के बारे में, वो पहले सुन लेते हैं। जी सर, बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। 12th में सर 95% CBSE बोर्ड से उसके आए थे। और सर 3 साल का BCom ऑनर्स होती है, 6 सेमेस्टर होते हैं सर। 6 सेमेस्टर में उसने अपनी क्लास में टॉप किया हुआ है। अभी FCAT का एग्ज़ाम भी दिया था सर उसने। अपने गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरुआत करी थी, बहुत अच्छे नंबर आए थे सर उसके। कहीं बड़ी अफसर बनने का सपना था सर उसका, वो सपना सर सपना ही रह गया उसका। सुधीर जी देखिए, सपना रह गया। और विशाल, मैं उनके पिता से ये जानना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हम डर गए थे। ये डर गए थे क्योंकि वो परिवार बहुत रसूखदार था, पैसे वाला था, बड़ा खानदान था, राजनीतिक खानदान था। आज इन्हें इस बात का दुख है, पछतावा है कि ये डर गए थे। ना डरे होते तो शायद निकिता बच जाती। और देश के ऐसे करोड़ों माँ बाप को, परिवारों को जो इन्हीं की तरह डरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या अगर आप डरे ना होते तो आज निकिता बची होती? क्या आपको डर का पछतावा है? और आज ऐसे आप माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कम से कम ऐसे मामलों में डरे ना, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़े? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे तो पछता रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आज भी ये केस होगा किसी के साथ तो इतने रसूख वाले से और इतने पैसे वालों से आदमी कौन लड़ेगा? आज भी कौन लड़ेगा? आज भी डरेंगे हम। वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी जगह पावर है। हम क्या कर लेंगे आज भी, ये बताइए? कुछ नहीं कर सकते हम उनका आज भी। अगर आज भी केस होता तो मुझे लगता है आज भी हमें चुप ही होना पड़ता। मेरी जगह कोई और भी होगा तो वो भी चुप ही हो जाएगा। बड़े बड़े वकील कर लेंगे करोड़ों रुपए के, हमें तो 1000 रुपये खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो आज भी शायद मैं डर ही जाता।
देखिए बिल्कुल सुधीर जी, विशाल, इसीलिए विशाल लोग बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हैदराबाद जैसा एनकाउंटर ही सही सॉल्यूशन है। क्या ये भी ये मानते हैं? उनका भाई भी, निकिता का भाई भी ये मानेगा कि एनकाउंटर ही सॉल्यूशन है? फिर क्या जिस तरह से हैदराबाद में इंसाफ मिला था, आप ये मानते हैं कि हैदराबाद जैसा एनकाउंटर ही इसका एकमात्र समाधान है? बिल्कुल सर, योगी जैसी सरकार हो, हैदराबाद जैसा एनकाउंटर, योगी जैसा एनकाउंटर हो, तभी बहन बेटियां सुरक्षित है। लोगों के मन में डर होना चाहिए। किसी की बहन बेटी पर आंख डालने से पहले, हाथ डालने से पहले उनके मन रूह 100 बार कांप जानी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए हमारे देश में, जब जाके बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हमें यहाँ भी योगी की सरकार चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो अभी तक कुछ नहीं कर रही है सर, ऐसे ही चल रहा है। हमें तो बस न्याय चाहिए बस। बिल्कुल सुधीर जी, देखिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उस मॉडल को भी अपनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है, जहाँ पर अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। जी विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है देश के करोड़ों परिवार इस समय हमें देख रहे हैं, करोड़ों माँ बाप हमें देख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ता होगा। इससे पहले ऐसी परिस्थितियां आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपने यहां देखा पढ़ा लिखा परिवार है, दिल्ली से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, बड़ा शहर है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। उनकी बेटी मेधावी छात्रा थी, 95% नंबर आए थे 12वीं कक्षा में, IAS बनना चाहती थी और शायद बन भी जाती, लेकिन वो परिवार भी कितना डरा हुआ है। उस परिवार को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर उन्होंने इस बड़े राजनीतिक खानदान से टक्कर ली होती तो इन्हें कोई न्याय मिलता। उसके पिता कितने असहाय हैं अभी आपने देख लिया। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर आज भी अगर वो लड़का इन्हें मिल जाता और उनकी लड़की बच जाती तो शायद आज भी समझौता ही कर लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हार निश्चित है, वो जानते हैं उनकी हार तय है। वो ये जानते थे कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार, जिसके लोग कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हों, सरकारों में मंत्री हों, विधायक हों, करोड़ों रुपया उनके पास हो, उनका सामना ये नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास धर्म का एक ऐसा टैग भी लगा हुआ है जिसका सामना इस परिवार के लिए करना बहुत मुश्किल था। इस हेल्पलेसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे आप समझिए, कितने असहाय हैं, इस भावना को आप समझिए। और देश के करोड़ों माँ बाप और उनकी बच्चियां शायद ऐसी ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते होंगे जब इस तरह के लड़के उन्हें छेड़ते होंगे। हमारी आप सबसे ये अपील है, समय बदल चुका है, अब पहले जैसा समय नहीं रहा। अब मीडिया भी बहुत सशक्त हो चुका है। जी न्यूज जैसे चैनल आपके पास हैं, डरिए बिल्कुल मत, अपनी आवाज उठाइए। और अब किसी भी ऐसे अपराधी का बचना आसान नहीं होगा। और इस बार भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह अपराधी और इसका परिवार चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, जितने रसूख अपने इस्तेमाल कर ले, सोनिया गांधी को जानते हो, राहुल गांधी को जानते हो, प्रियंका गांधी वाड्रा को जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जी न्यूज की टीम पहले ही इनके मकानों तक, इनके गांव तक, इनके शहरों तक, जहां जहां इनकी प्रॉपर्टी है, रवाना हो चुकी हैं। और कल आप देखिएगा जी न्यूज पर इस पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आपको समझ में आएगा कि मीडिया जब सकारात्मकता के साथ काम करता है तो कितना फायदा होता है देश को भी, समाज को भी, और समाज के हर तबके को उसका कितना लाभ मिलता है। इस परिवार के बारे में हमने और भी छानबीन की है। बहुत बड़ा परिवार है। निकिता के पिता ने बिल्कुल सही कहा, बहुत पैसे वाला परिवार है, करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया है। और जाहिर है जिस परिवार में इतने सारे लोग विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, तो पैसा तो उन्होंने कमा ही लिया होगा। लेकिन अब हमें यह देखना है कि इनका पैसा इनके कितने काम आएगा। उस इलाके में जब हमने लोगों से बात की तो यह भी पता चला कि इस परिवार का बहुत सारा अवैध धंधा भी है। अवैध जमीनों पर कब्जा करना, जमीनों का काम करना, उसमें भी इस परिवार का हाथ है। और जब हम वहां पर पहुंचेंगे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जो मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा और इस परिवार को भी समझ में आएगा कि इस हो सकता है इन्होंने और बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद किया होगा, डरा धमका कर, अपने पैसे का और राजनीतिक रसूख का डर दिखाकर। लेकिन इस बार इनके लड़के ने बहुत बड़ी गलती की है और ये लड़का जो है इस बार उसे जरूर सजा मिलेगी और इस परिवार को जरूर न्याय मिलेगा और मिलना ही चाहिए।
इसमें सिर्फ हमें यह देखना है कि इस पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को एक साथ आना होगा। यह एक लड़की का मामला नहीं है, एक बेटी का मामला नहीं है, इस देश की करोड़ों बेटियों का यह सवाल है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में हर महिला, हर लड़की, हर बेटी हिम्मत के साथ अपने कॉलेज जा सके, स्कूल जा सके, बाजार जा सके और लोग उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने से डरें, उनके मन में डर हो और इनके प्रति सम्मान की भावना आए, तो आज आप सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि जिस मेवात के मुसलमानों को महात्मा गांधी देश की रीढ़ की हड्डी माना करते थे, वही मेवात कट्टरपंथी इस्लाम का केंद्र कैसे बन गया। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप
ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि निकिता की हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान हरियाणा के मेवात में भाग गए। इसलिए अब आपको लव जिहाद के पीछे जिम्मेदार मेवात मॉडल को भी समझ लेना चाहिए। आज मेवात की बात करने का दिन है। यह मेवात मॉडल मेवात और हरियाणा के आसपास के इलाकों से हिंदुओं के पलायन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हिंदू यहां से अपने घर बार जमीनें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और अभी आपने ब्रेक से पहले निकिता के परिवार को भी सुना, जो ये कह रहा था कि वो फरीदाबाद से पलायन करना चाहते थे, वो भी अपना घर बार सब छोड़कर भाग जाना चाहते थे। और अगर उन्हें यह पता होता कि निकिता की हत्या ऐसे कर दी जाएगी तो अब तक वो इस मकान को, अपनी नौकरियों को, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर यहां से भाग चुके होते। ऐसे ही हजारों लोगों की तरह जो अब तक मेवात से अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। क्यों भाग रहे हैं लोग वहां से? देश की संसद से मेवात की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां हरियाणा के गुड़गांव जैसे शहरों की सीमा खत्म होती है, वहीं से मेवात जैसे इलाकों की सीमा शुरू हो जाती है। और गुरुग्राम आप जानते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, चमकदार दफ्तर, बड़े बड़े नाइट क्लब्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब गुरुग्राम में है। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है मेवात, जो कि बिल्कुल अलग दुनिया है। और इन इलाकों में अक्सर देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून और संविधान नहीं चलते। पुलिस भी जानती है कि उनका कानून और उनकी खाकी वर्दी का रौब इस इलाके में नहीं चलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको मेवात के इतिहास और भूगोल को समझना होगा। फिर आपको सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम से मेवात की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम में आधुनिकता और विकास की जो चमक दमक आपको दिखाई देती है, बड़े बड़े सीईओज वहां पर रहते हैं। ये सीईओज अगर एक दिन भी मेवात पहुंच जाएं तो शायद सही सलामत वापस नहीं लौटेंगे। ये सारी चमक दमक मेवात पहुंचते पहुंचते अपराध और कट्टरपंथ के अंधेरे में बदल जाती है। अगर आप दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक का सफर करेंगे तो आपको मेवात से होकर गुजरना होगा। मेवात में मुख्य रूप से जो विधानसभा सीटें आती हैं वो हैं नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। आपके नक्शे पर है सब कुछ, आपको समझ में आएगा। मेवात के इन्हीं इलाकों में अपराधियों के जो गैंग्स सक्रिय हैं, इसे आप गैंग्स ऑफ मेवात भी कह सकते हैं। उन्हें मेवाती गैंग कहा जाता है। और ये गैंग्स दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुलिस भी डरती है इनसे। मेवात आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए बदनाम है। मेवात में इस समय अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। सोचिए, 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। एक जमाने में चंबल घाटी हुआ करती थी, जहां बहुत सारे डाकुओं के गिरोह हुआ करते थे। आज ये हालत है कि चंबल घाटी भी मेवात के सामने पानी भरेगी। और मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। मेवात की आबादी की बात की जाए तो यहां 80% मुसलमान रहते हैं, जबकि 20% आबादी हिंदुओं की है। मेवात के अपराधियों के ये गैंग्स कभी जानवरों की तस्करी के लिए कुख्यात हुआ करते थे, तब जानवरों की तस्करी करते थे। लेकिन अब ये इलाका गाड़ियों की चोरी, हथियारों की तस्करी और बलात्कारियों को शरण देने के लिए बदनाम है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, जबकि इसकी दूरी दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की जनसंख्या 10 लाख है, जिनमें से सिर्फ 56% लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। सिर्फ आधे लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर के मामले में पूरे हरियाणा में मेवात की स्थिति सबसे बुरी है। वर्ष 2016 तक गुड़गांव की जेल में 2100 अपराधी बंद थे, 2100 अपराधी, और इनमें से 500 अपराधी सिर्फ मेवात के थे। यानी गुरुग्राम की जेल में बंद कुल कैदियों में मेवात के अपराधियों की संख्या 24% थी। वर्ष 2016 तक फरीदाबाद की जिला जेल में भी जितने कैदी बंद थे, उसमें से 25% मेवात से आते थे।
80% मुस्लिम आबादी वाले मेवात की सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। मेवात को ही तबलीगी जमात की विचारधारा का जन्म स्थान माना जाता है। 8वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस पूरे इलाके पर इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा और इसी दौरान बड़ी संख्या में यहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। मेवात में जो राजपूत मुसलमान बन गए थे उन्हें मेव भी कहा जाता है। मेवात इलाके में धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ और लंबे समय तक जारी रहा, उसका नतीजा यह हुआ कि मेवात भारत के उन जिलों में शामिल हो गया जहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम यहां बहुसंख्यक है। वर्ष 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हरियाणा के 500 गांवों में से 103 गांव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा है, जबकि 82 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार बचे हैं। और वो कैसे रहते होंगे आज आप समझ गए होंगे। यह रिपोर्ट 7 वर्ष पुरानी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज मेवात में क्या स्थिति है, लेकिन मेवात में हालात बेहतर हुए हों इसकी संभावना बहुत कम लगती है। कुछ लोग मेवात को कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और ये बात कई बार साबित हो चुकी है। आपको याद होगा वर्ष 2017 में डीएनए में ही हमने आपको दिखाया था कैसे मेवात के कुछ स्कूलों में हिंदू छात्रों को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था। यह वो मेवात मॉडल है जिसकी आड़ में पूरे देश में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। यही मेवात मॉडल बच्चों को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने से लेकर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद में बदल चुका है। मेवात में यह सब कई दशकों से हो रहा है, लेकिन राजनेता सिर्फ इसलिए ये सब चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वो मेवात की बहुसंख्यक आबादी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक खो जाएगा। उन्हें इस बात का डर है, उन्हें मेवात मॉडल का विरोध करने से रोक देता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 25 के मुताबिक सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपने धर्म के प्रचार की आजादी है, लेकिन प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 26 सभी धार्मिक संप्रदायों और संगठनों को नैतिकता के आधार पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने और संस्थाएं बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को टैक्स या दान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि मेवात मॉडल के नाम पर संविधान की इन सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम। संविधान भारत में अल्पसंख्यक को संरक्षण का भरोसा देता है, लेकिन कुछ लोग ये संरक्षण हासिल करके भी देश पर शरिया कानून थोपना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसा आजकल फ्रांस में हो रहा है। पहले शरण लेते हैं और फिर शरिया लागू करते हैं। ये लोग कहते हैं तुम मुझे संरक्षण दो, मैं तुम्हें शरिया दूंगा। वर्ष 2018 में मेवात से करीब 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनाई गई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में यह पता लगा था कि इस मस्जिद का निर्माण आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की फंडिंग से हुआ है। लश्कर ए तैयबा का चीफ जो है हाफिज सईद है, वो मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। यानी मेवात में कट्टरपंथी इस्लाम के जो बीज बोए जा रहे हैं उसकी फसल देश के दूसरे इलाकों में भी काटी जा रही है और यह स्थिति खतरनाक है। मेवात में कट्टरता की निशानियां आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। वर्ष 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। इसी मेवात में यह वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था और इसका नतीजा यह हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया और इस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। वर्ष 1981 में मेवात की आबादी में मुसलमानों की आबादी 66% थी, जो 2011 आते आते लगभग 80% हो गई। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए थे। ये आज तक के सबसे बड़े धार्मिक दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे थे और इन दंगों से मेवात भी बचा नहीं। लोगों को शांत करने के लिए तब खुद महात्मा गांधी मेवात के कुछ गांवों में गए थे और उन्होंने मेवात के मुसलमानों से अपील की कि वो देश छोड़कर पाकिस्तान ना जाएं। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को समझाते हुए तब कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अब यह भी अजीब विडंबना है कि कथित लव जिहाद के नाम पर जिस निकिता तोमर की हरियाणा के बल्लभगढ़ में हत्या हुई है, उसका जन्मदिन 30 जनवरी को ही आता है।
30 जनवरी वही तारीख है जिस दिन वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। गांधी जी मेवात के मुसलमानों को देश की रीढ़ की हड्डी मानते थे और हमें भी लगता है कि कुछ कट्टरपंथियों और अपराधियों की वजह से पूरे मेवात के लोगों को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन आज मेवात के लोगों को भी यह सोचना चाहिए, जिस नफरत और कट्टरपंथ की दीवारों से उनके जीवन को घेर लिया गया है, वो दीवारें इसलिए खड़ी हुई क्योंकि इस देश का मुसलमान 70 वर्षों से तुष्टीकरण की कोशिशों को स्वीकार करता आया है, अपने धार्मिक गुरुओं के दुष्प्रचार को स्वीकार करता आया है। और इसी तुष्टीकरण ने न सिर्फ मेवात को कट्टर इस्लाम के रूप में, इस्लाम के केंद्र के रूप में बना दिया, बल्कि यहां रहने वाले मुसलमानों को भी कभी जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। आज हम मेवात के लोगों से कहना चाहते हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, विदेशों में जाएं पढ़ाई करने के लिए और अच्छा जीवन जिएं और इस देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ कर सकें? क्या आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियां सिर्फ अपराध करते रहें कट्टरपंथ के नाम पर? बहुत सारे लोगों ने आपको बहकाया है, आपको गलत रास्ते पर लेकर गए हैं। ये सही समय है कि आप पहचान कीजिए ऐसे लोगों की और अपने आप को समृद्ध भारत की तरफ लेकर जाइए। भारत को फ्रांस जैसे देशों से सीखना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुलकर कट्टरपंथियों के सामने आ गए हैं और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो कट्टरपंथी इस्लाम को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए पूरी दुनिया की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के विरोध में सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान से आया है, जहां पाकिस्तान की संसद ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। सोचिए कितनी असहनशीलता है, लेकिन फ्रांस अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं और भारत को कट्टरपंथी इस्लाम का सामना फ्रांस के मॉडल के आधार पर ही करना चाहिए और करना होगा। हम आपको बता चुके हैं, हमारी टीमें मेवात पहुंच गई हैं, हमारी टीमें इस परिवार के घरों के आसपास पहुंच गई हैं। कल से आप देखिएगा हमारी रिपोर्टिंग और कैसे अब हम इस परिवार की पोल आपके सामने खोलेंगे और हम बताएंगे कि ये जो तौसीफ जैसा लड़का है, ये इतने वर्षों से कैसे इस लड़की को परेशान करता आया, इसकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई थी। अब आज का सवाल, आज असल में आपको एक और खबर हम दिखाना चाहते थे, जो खबर मुंगेर से आई है। बहुत ही चिंताजनक खबर है जो कुछ मुंगेर में हुआ है। अब खबर दिखाने का हमारे पास समय नहीं है, बस इतना कहना चाहेंगे, मुंगेर में जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है, उसका विरोध होना ही चाहिए। और जी न्यूज पर आगे आपको मुंगेर की खबर देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन डीएनए का समय समाप्त हो गया है, इसलिए आज वो खबर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया की पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार
की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए के रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान नहीं भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए के रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान नहीं भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान नहीं भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर, जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है,
कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज भारतीय सेना
74वां इन्फेंट्री डे यानी पैदल सेना दिवस मना रही है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन पहली सिख रेजिमेंट के जवानों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरकर पूरी कश्मीर घाटी को पाकिस्तान के हाथों में जाने से बचा लिया था। यह स्वतंत्र भारत का पहला सैन्य अभियान था और उस समय भारत की पैदल सेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया था। इसलिए इस दिन को पैदल सेना की बहादुरी और साहस के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इन्हें पैदल सेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध के हालात में ये सैनिक पैदल ही दुश्मनों का सामना करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में 31 अक्टूबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत देश का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अब तक देश में वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र को हासिल करने वाले 21 सैनिकों में से 17 सैनिक इन्फेंट्री के ही हैं। भारत की पैदल सेना में कुल मिलाकर 32 रेजिमेंट्स हैं, जिनमें देश के हर हिस्से, हर धर्म और हर भाषा से ताल्लुक रखने वाले सैनिक अपना बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और आज आप सभी लोगों की तरफ से हम भारत की पैदल सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1605 में तीसरे मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का निधन हुआ था। अपने पिता यानी हुमायूं के निधन के बाद जब अकबर की मुगल शासक के तौर पर ताजपोशी हुई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। अकबर के शासनकाल में भारत ने कलाओं का संरक्षण और वाणिज्य का विस्तार यानी कमर्शियल एक्सपेंशन देखा। अकबर साहित्य से भी जुड़े हुए थे और माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था जिसमें संस्कृत, फारसी, अरबी और कश्मीरी भाषा में लिखी पांडुलिपियों के करीब 24,000 खंड यानी वॉल्यूम्स रखे गए थे। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने हिंदुओं से धार्मिक आधार पर वसूला जाने वाला जजिया टैक्स भी समाप्त कर दिया था। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि उस जमाने में इतिहासकार राजा के दरबारी हुआ करते थे और जो राजा होता था वो इतिहासकारों से अपना मनपसंद इतिहास लिखवाया करता था और इतिहासकारों को अपने राजा की तारीफ ही लिखनी होती थी और वही इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता चला गया और वही इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आज भी पढ़ रहे हैं। वर्ष 1811 में आज ही के दिन आइजैक मेरिट सिंगर का जन्म अमेरिका में हुआ था। उन्होंने दुनिया को आसानी से चलने वाली पहली सिलाई मशीन दी थी। वो सिंगर कंपनी के संस्थापक भी थे और इस खोज से जुड़ी एक खास बात यह है कि आइजैक सिंगर दूसरे दर्जियों द्वारा बनाए गए कपड़ों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े खुद सिलने का फैसला किया और धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि सिलाई एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसे सरल बनाने के लिए उन्होंने एक छोटी और आसानी से इस्तेमाल होने वाली सिलाई मशीन बनाने की कोशिश की और वर्ष 1839 में उन्हें इसमें सफलता मिली। हालांकि सिलाई मशीन के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के थॉमस सेंट को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1790 में ही सिलाई मशीन का पहला डिजाइन तैयार कर लिया था। और वर्ष 1904 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क की मेट्रो लाइन की शुरुआत हुई थी। इसे न्यूयॉर्क सिटी सबवे कहा जाता है और इसकी पहली यात्रा में 1 लाख लोगों ने सफर किया था। यह दुनिया के सबसे पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक है और इसमें 472 स्टेशन हैं और हर रोज औसतन 60 लाख यात्री इसमें सफर करते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया का कोई भी धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, दूसरों को परेशान करने की इजाजत नहीं देता। हर धर्म की रीढ़ की हड्डी प्रेम है और अगर कोई धर्मगुरु या नेता आपको प्रेम की जगह नफरत सिखाता है धर्म के नाम पर, तो उससे सावधान रहिए। नमस्कार।